Hi Adil, welcome on Europedia. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for So having me. Adil, let me congratulate you for your selection in HPCL, and I would like to interact with you and know more about your entire journey and how to prepare for this exam. There are many students who aspire to be in HPCL. You are a civil engineer, and this will be very very helpful for civil engineers also. So I start with your brief background. आप मेरे को बताएं आप कहाँ से हैं, which part of India, and from where you graduated, when did you graduate, and उसके बाद आप क्या कर रहे थे till you got selected in HPCL. Yes. Thank you, sir, first of all, for congratulating me. And as you mentioned, sir, my name is Adil. Sir, I basically belong to Bihar. Sir, I was born in Nalanda district of Bihar, but I did my schooling from Patna only. So till class 12th, I did my schooling in Patna. After that, through JEE mains, I got into Bharatiya Mission Ranchi in the civil engineering stream, from where I graduated last year in 2023. And thereafter, I've been preparing full time for GATE and engineering service exams in different competitive exams. And meanwhile, I also got appeared for the HPCL exam last December, which was held on 23rd December. And in that, I got the highest marks overall in civil engineering, all India. Okay. Yes, sir. Hmm. So My your marks were rank was one, highest. huh? In Yes, sir. written. Hmm. यस सर। तो Okay, उसके बाद wonderful. सर लगा कि अभी इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, इस अपॉर्चुनिटी को, Hmm. कि क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट है सर, आपको सबको पता है, Hmm. इस तरह का अपॉर्चुनिटी आता नहीं है। तो देन Hmm. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर व्हाट आर द बेस्ट सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप टास्क एंड Hmm. this Hmm. interview process. So I knew about the then Europedia from the YouTube, and then I involved in this, and then I appeared for the interview and the group task on 19th March, Hmm. and then I got selected, sir. Recently Hmm. on 5th June, result was declared. Hmm. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा आदिल। आपने बताया कि आपका रिटन में रैंक वन था और हाईएस्ट मार्क्स आपके थे। Yes, अब sir. जिन स्टूडेंट्स का ऐसा होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कई बार उनको लगता है कि साहब हमारा रिटन में इतना अच्छा है तो हमारा आगे इंटरव्यू में अगर परफॉर्मेंस कम भी होगा तो हमारा हो जाएगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इक्वल सीरियसली लिया इंटरव्यू को भी। तो ये Yes, चीज मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दोबारा से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि रेलिवेंस क्या है इंटरव्यू का, क्योंकि मेरे को स्ट्रांगली ये लगता है आदिल कि बहुत कम बच्चा सीरियसली इंटरव्यू स्टेज को लेता है। जिससे होता क्या है कि बच्चे के पूरे करियर जर्नी में वो यहाँ तक पहुंचता है और एक आधा साल दोबारा उसका वेस्ट हो जाता है, फिर क्योंकि एक आधी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, फिर दोबारा वेट yes, करना पड़ता है। तो व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ इंटरव्यू स्टेज फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स? yes. So first of all, sir, when I give the exam and when I check the my rank and marks on the rank predictor, so it was showing rank one. So I got happy, but I also knew that sir that अभी इससे कुछ भी श्योर नहीं है, नथिंग इज श्योर, बिकॉज इसका इंटरव्यू और ग्रुप टास्क जो होता है, पहले ग्रुप टास्क होता है फिर इंटरव्यू होता है, वो एलिमिनेटिंग प्रोसेस है। चाहे आपका जी। मार्क्स फुल में फुल ही क्यों ना हो, मतलब 170 आउट ऑफ 170 क्यों ना लिया है, आप हम्म। ग्रुप टास्क में आपको वो एलिमिनेट कर देंगे, आपका सारा मेहनत वो चला जाता है। हम्म। तो आप रिलैक्स उसमें नहीं हो सकते, फिर इंटरव्यू प्रोसेस भी उसके बाद होता है, उसमें भी आप एलिमिनेट हो सकते हैं। हम्म। जैसे आईओसीएल या कुछ और पीएसयूज है, उसमें सर ऐड होता है, गेट ओके। से जाइए उनका अपना एग्जाम है तो उसमें ऐड होता है पूरा वेटेज। इसमें ओके। ऐड नहीं होता, इसमें ऐड होता है लास्ट मेडिकल के बाद, जब तक आप मेडिकल भी क्वालिफाई नहीं करते। तो इसमें सर हम रिलैक्स हो नहीं सकते थे, कोई बच्चा रिलैक्स नहीं हो सकता, चाहे आपको मार्क्स कितना ही अच्छा है। वह कॉन्फिडेंट देता है, कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट लाइक यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, यू हैव हाई चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू द फाइनल लिस्ट, बट सर आप रिलैक्स तो हो नहीं सकते थे। तो देन सर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और वहीं से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर। ओके। सो दैट मीन्स चलो ये तो रही बात एचपीसीएल की, बट मैं वैसे ही बोल रहा हूँ यस। कि अगर किसी जगह पे सपोज एलिमिनेटिंग ना भी हो, वैसे अभी नालको की बात करते हैं, एलिमिनेटिंग नहीं है, उसमें 10% वेटेज है, तब भी स्टूडेंट ना बिना तैयारी के जाता है और उसका होता क्या है कि केवल एक नंबर आधे नंबर से रह जाता है। अभी सीजीपी डीटीएम के रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों के आए हैं। बड़ा यस दुख सर। होता है ये देख के कि मैं 0.25 से रह गया। 0.25 से क्लास वन ऑफिसर बन जाना और 0.25 से रह जाना, इसे बहुत ज्यादा दुख होता है उस स्टेज पे। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली दे आर टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर एंटायर सप्लाई चेन ऑफ दिस जॉब, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आदिल यस। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात भी की। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2000 देखो जब 18-19 में शायद क्या हुआ था कि रेलवेज की सीट्स उसमें निकल गई थी, तो लोगों ने बोला कि साहब उसकी क्रेज अब खत्म हो गया और इंजीनियरिंग सर्विसेज में अब कुछ नहीं रखा। तो एज अ सिविल इंजीनियर आप बताइए कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, और क्या इसका दोबारा से जो बच्चों के अंदर इंक्लिनेशन है, बच्चों में जो लाइकेबिलिटी है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, क्या वो बढ़ रहा है, या नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जो भी आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन है,
कि जैसे सिविल इंजीनियर्स के लिए इतनी सीट्स आई थी पिछली बार, उससे पिछली बार इतनी आई थी, और क्या क्या सर्विसेज होती हैं, वो भी थोड़ा सा गाइड कर दें सुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप। सो बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विस जैसे 2019 तक 2019 तक वो रेलवेज भी था, तब तक सीट्स भी ज्यादा थी और मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ज्यादा होते थे। 2020 से रेलवेज चला गया सिविल सर्विस से, उसके बाद से फिर सीट्स थोड़ा कम हो गया। बट सर स्टिल बहुत सारे अभी भी डिपार्टमेंट, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग सर्विस से, जैसे आप सीपीडब्ल्यूडी हो गया, फिर सीडब्ल्यूसी आपका सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, देन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन डिफेंस सर्विस में आ जाता है, फिर बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस है, फिर सर्वे ऑफ इंडिया है। इस तरह से 7-8 डिपार्टमेंट, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस है। ये 7-8 डिपार्टमेंट तो लेते ही इंजीनियरिंग सर्विस से, प्लस एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, वो आपके जो इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंटरव्यू में जाते हैं, उनका एक प्रिपेयर लिस्ट बनता है, उनको लेते हैं वो। प्लस सर कुछ और जैसे असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जैसे अभी दिल्ली में वो निकाले थे वैकेंसी, वो लोग भी इंटरव्यू क्वालिफाइड जो बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के, उनको वो कभी कभी कॉल करते हैं बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ये सब डिपार्टमेंट होते हैं, तभी भी अपॉर्चुनिटी है सर। प्लस हाँ, सीट्स थोड़े कम हो गए पहले से, पहले जैसे 200 प्लस सीट्स आते थे, 250 सीट्स, 260 सीट्स। अभी सर जैसे लास्ट ईयर आया था 200 सीट, उससे पहले जैसे नॉर्मली 150 सीट्स, 120 सीट्स, 100 सीट ऐसे आता है। और उसमें ये है सर, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है, तो आपका चांसेस रहता है सिलेक्शन का। इवन आप अगर फाइनल लिस्ट में नहीं आते तो एनएचआई हो सकता है आपका। बहुत सारे और जैसे ऑर्गेनाइजेशन वो इंटरव्यू मेरिट लिस्ट वाले से लेते हैं। ये इंडियन सर्विस का अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है आपकी सर्विस। तो मतलब बहुत ज्यादा सीटों में डिफरेंस नहीं पड़ा, पहले 250 आती थी तो 200 तक अभी भी आ ही गई थी एक स्टेज पे, यस, लास्ट तो ईयर हमें सर भी फ्यूचर 200 सीट थी। 200 यस सीट्स थी। तो चलो, यस जो बच्चे मतलब जाना चाहते हैं इन जॉब में, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, या मेरे ख्याल से इसमें आपका वो भी मिलिट्री वाटर इंजीनियरिंग कमीशन, सर्विसेज में भी, एमईएस वगैरह में भी है मिलिट्री। जॉब। यस सर। तो जॉब्स अच्छी हैं, रेलवेज निकला है, लेकिन बाकी जॉब्स भी अच्छी हैं। यस, और तो रेलवेज के भी सर चांसेस है सर फ्यूचर में। अच्छा, इट्स नॉट रेलवेज का लाइक भी। सर अभी, हाँ इट्स नॉट लाइक सर अभी कंफर्म ऐसा नहीं अभी ले रहे हैं वो सिविल सर्विस से, बट चांसेस है। चांस है कि उसके थ्रू ले सकते हैं। जैसे क्योंकि इंजीनियर्स का तो हमेशा रिक्वायरमेंट रहता ही है सर रेलवे में, इसीलिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। Yes. अच्छा, तो अदिल, ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसमें रुझान किस तरह से हो रहा है कि मतलब ये स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी लिख रहे हैं, एग्जाम वगैरह करते हैं साथ साथ, सिविल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये तो। सर अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, बस थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है, क्योंकि होता है कैसे, इसका जो पेपर 1 पेपर 2 होता है सब्जेक्टिव पेपर, वो हाँ हाँ। सब्जेक्टिव प्रिपेयर सब लोग नहीं करते, ऑब्जेक्टिव तो सब प्रिपेयर करते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे एग्जाम्स में आता है, इवन गेट में भी ऑब्जेक्टिव आता है। प्लस जो पेपर 1 के जो सब्जेक्ट स्टील, जैसे आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये सब जो सब्जेक्ट, इस पे इतना स्टूडेंट्स को फोकस नहीं रहता है, तो गेट में इनका वेटेज कम है सर। पेपर 2 वाले सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंटल है, जियोटेक्निकल, इस पे सबका फोकस रहता है, तो स्कोरिंग हो जाता है। तो थोड़ा इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क यू हैव टू पुट इन, बट वो रिवार्ड भी इसका फिर अच्छा रहता है, यूपीएससी के थ्रू आप जब सिलेक्ट होते हैं तो इट्स मतलब उससे अच्छा क्या हो सकता है। आप एक बात बता रहे थे कि अगर आपका मेन में नहीं भी होता है तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू के बेस पे आपको कुछ यस सर। जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो कौन कौन सी जॉब्स होती हैं आदिल? तो पहला तो सर एनएचआई ले रहा है सर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से डायरेक्ट आता है, जो एक अगेन लेवल 10 की जॉब होती है। सर सेकंड जैसे असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, सर अभी इन्वायरमेंट इंजीनियर का सर वो डिमांड बढ़ गया, क्योंकि हम लोग पता है क्लाइमेट चेंजेस हो, ये सब हो रहा है। तो वो अभी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ये थी, जो इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उनको। प्लस और भी कुछ स्टेट्स में जो होते हैं, या और भी जैसे कुछ पीएसयूज भी है, जो मतलब जो ये अंडरटेकिंग्स है, जैसे एनएचआई एक तो है, और भी कुछ अंडरटेकिंग्स है जो इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को लेते हैं, क्योंकि वो एक वो बन जाता है, स्टैंडर्ड बन जाता है कि ये जो बच्चे हैं इंटरव्यू देते हैं, ये ऑलरेडी दे हैव नॉलेज, दे हैव ऑल द रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स टू एक्सेल इन दिस फील्ड। ओके, तो मतलब अपॉर्चुनिटी उसके थ्रू भी खुलती हैं और। यस सर। यस। हम्म। अच्छा आदिल, अब आते हैं आपका गेट और एचपीसीएल के बारे में। हम जानते हैं गेट भी एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू पीएसयू में जॉब्स लगती हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ पिछले कुछ सालों से, जब से स्पेशली कोविड के बाद से एचपीसीएल ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया, 21, 22, 23 और चौथी बार ले रहे हैं, कि कई बार गेट बच्चों का क्लिक नहीं होता और यस। गेट की प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। तो एचपीसीएल जैसे जो एग्जाम है वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आपको पीएसयू में जाना है तो आप एग्जाम लिख सकते हैं। तो यस। आप थोड़ा सा बताएं कि गेट और एचपीसीएल के एग्जाम में कितना डिफरेंस है, कितना सिमिलरिटी है? यस सर। गेट सर पहले तो सर एक टाइम बेस्ड एग्जाम नहीं सर, गेट में सर 65 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर मिलते हैं आपको, और वो आपको मतलब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आप टाइम लेके आप सॉल्व करना रहता है आपको आराम से।
पर एचपीसीएल का जो एग्जाम है वो 170 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें 85 क्वेश्चंस नॉन टेक हो गए, 85 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं। और टाइम सर इसमें रहता है 2.5 आवर। तो टाइम भी कम है प्लस क्वेश्चंस भी ज्यादा है, तो इसमें इतने डीप में जाकर वो पूछ नहीं सकते, वो इसमें एक्यूरेसी मैटर ज्यादा करता है। क्वेश्चंस मोस्टली थ्योरेटिकल रहते हैं, कुछ सॉल्वेबल भी रहते हैं, बट वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसमें तो टाइम ही नहीं है कि आपके पास इतना सॉल्व कर पाइए आप। प्लस नॉन टेक भी इसमें वो आता है कि इसमें एक्यूरेसी मैटर ज्यादा करता है। तो गेट में एक्यूरेसी मैटर करता है, बट गेट में टाइम बॉन्ड एग्जाम नहीं है। एचपीसीएल टाइम बॉन्ड एग्जाम है, इसमें एक्यूरेसी मैटर करता है, इसमें आप जितना हाई स्कोर करेंगे उतना अच्छा चांस है। ओके। तो कई बच्चे जो ये बोलते हैं कि साहब अगर हमारा गेट ही नहीं हो पा रहा है तो एचपीसीएल कैसे होगा? सर तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो सर, सर आई विल नॉट एग्री सर। सर वो ऐसा होता है सर, इवन मेरा सर गेट में 600 रैंक, 600 रैंक में थोड़ा डिफिकल्ट होता है पीएसयू में जाना सिविल इंजीनियरिंग में, बिकॉज थोड़ा वो डिपेंड करता है कितने वैकेंसीज है। बट सर जैसे मेरा एचपीसीएल में रैंक 1 था, तो वो ऐसा नहीं सर, आप एचपीसीएल में आप अच्छा रैंक नहीं ला सकते, क्योंकि एचपीसीएल का एग्जाम फिर थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा थ्योरेटिकल बेसिस हो जाता है उसमें। जैसे आप अगर जैसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप इतने आपका कॉन्सेप्चुअली आप इतने डीप नहीं भी गए हैं, स्टिल आपको चांसेस एचपीसी में ज्यादा रहते हैं, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। इसमें इतने क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, बट आपको एक्यूरेसी बस होना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए इसमें। तो इसमें वैसा सर नहीं, आपका मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो इंजीनियरिंग सर्विस गेट, बट गेट में ऐसा थोड़ा बहुत 3-4 मार्क्स का इधर से उधर हुआ तो आपका रैंक कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चला जाता है, जिससे आपको चांसेस ऑफ गेटिंग पीएसयू वो चला ही मतलब खत्म हो जाता है। पर फिर आपका एचपीसीएल है या सेल है, और भी जैसे पीएसयू लेते हैं जो अपना एग्जाम, उसमें चांसेस रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा गेट में नहीं हुआ तो मेरा, कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका गेट में नहीं इतना अच्छा रैंक था, पर इसमें अच्छा रैंक। ओके। अच्छा, एक और स्टूडेंट एक और फैक्टर देखते हैं कि जैसे अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नंबर ऑफ सीट्स कम डिक्लेयर की है, जैसे मान लो 10 ही सीटें हैं, 20 ही सीटें हैं। जैसे मैं यस एग्जांपल लेता हूँ, एनटीपीसी ने भी पीछे एक सीट्स निकाली एनवायरमेंटल इंजीनियर्स के लिए, और उसमें 20 सीटें हैं। तो कई बार स्टूडेंट ये देख के कि साहब 20 ही सीटें हैं तो पता नहीं भरूं ना भरूं, मेरा होगा नहीं होगा, इस मेंटेलिटी से बच्चे भरते नहीं है। आई डोंट नो एचपीसीएल में जब आपने अभी टॉप किया रिटर्न में, तो उस टाइम पे सिविल इंजीनियर्स की कितनी सीट्स एडवर्टाइज हुई थी? मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैकेनिकल की 50 कुछ थी, और नंबर ऑफ यस सीट्स पिछली बार 23 में कम थी, 23 में कम थी। तो क्या ये यस फैक्टर को बच्चा कैसे सोचे कि अगर कहीं 20 सीटें हैं, 15 सीटें हैं? क्योंकि मेरे को लगता है अगर तुम कंटिन्यूअसली पेपर देते रहोगे तो आपकी तैयारी बनी रहती है और कहीं ना कहीं आपका हो यस जाता है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? सर, पहली बात तो जैसे आपने बोला कि प्रिपरेशन सबके लिए सेम ही है, नॉलेज तो वही सिविल इंजीनियरिंग ही पूछ रहे हैं सब एग्जाम में, थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, थोड़ा चीजें चेंज, किसी में थ्योरेटिकल पूछते हैं किसी में ऑब्जेक्टिव, तो वो चेंज होता है। तो पहली चीज सिविल इंजीनियरिंग सेम ही है। आप अगर दे रहे हैं पेपर तो आपको प्रैक्टिस और नॉलेज बढ़ेगा ही। सेकंड सर, वो सीट को हम लोग सोच नहीं सकते, वो हमारे हाथ में है नहीं। तो वो एक डायलॉग है, फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स, फोकस ऑन हम्म। द प्रोसेस, रिजल्ट का हम लोग थिंक नहीं कर सकते। हम भी एग्जाम देने जा रहे थे, 18 सीटें सर एचपीसीएल में था लास्ट ईयर। हम हम्म। सोचे नहीं थे सर मेरा सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में सर वही रैंक बना जाएगा, सोचे ही हम्म। नहीं था सर। वो बस ऐसा लगा था अभी बस क्वालिफाई कर जाए, कट ऑफ किसी तरह से पार हो जाए बस। तो वो आप सीटें सोच सीटें इसका, कितनी थी आपके टाइम पे सिविल में? 18 सीट थी सर, बस 18 सीट। 18 सीट थी। हम्म। और आपको पता है सर, कम से कम 20-25 हजार बच्चे तो बैठते हैं सिविल इंजीनियरिंग में हाँ, बिल्कुल बैठते हैं। एवरेज। हम्म। और उसमें सर 18 सीट आप सोच नहीं सकते, बट वही तो फोकस था कि सिविल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई किया है, वो अच्छे से किया है, अपना बेस्ट एग्जाम में देना है, वो हम्म। देना है, बस वो दे के आ जाना है। उसके बाद हम्म। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हम्म। वो सर वो फोकस करना सर, इतना आप थिंक करेंगे सीट नहीं है ये नहीं, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। हाँ, मतलब अपनी तैयारी पे पॉजिटिव रहना। फोकस रखो और एग्जाम्स देते रहो आप। यस सर। हम्म। अच्छा आदिल, आपने आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है? सर बीटेक किया था लास्ट ईयर सर, बीआईटी मिश्रा रांची से। अच्छा, आपका बीटेक हुआ है उसमें। यस यस। अच्छा, अब चलते हैं आदिल, फॉर ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। और आप जानते हैं कि स्टूडेंट यूरोपीडिया ज्वाइन करते हैं फॉर दीज थिंग्स, तो इसमें बहुत डिटेल में वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप उनको बताया जाए ड्यूरिंग इंटरेक्शन। वो चाहते हैं कि जब कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड आए तो उनको बहुत डिटेल में ये पता लगे कि साहब ग्रुप टास्क कैसा हुआ था और जो आपका इंटरव्यू था वो किस तरीके से गया था। और एचपीसीएल में जैसा आपने पहले बताया कि ग्रुप टास्क और इंटरव्यू दोनों एलिमिनेटिंग है, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस लेवल नहीं डिस्प्ले करेंगे तो आपको निकाल देगा। और हम ये भी यस जानते हैं कि एचपीसीएल 50% लोगों को ग्रुप टास्क पे निकाल देता है, जो बाकी बचते हैं उनको 50% को वो इंटरव्यू में निकाल देता है। और इस यस। तरीके से छंटनी होते होते मेडिकल तक पहुंचता है, फाइनल सिलेक्शन फिर होती है। तो आप पहले ग्रुप टास्क के बारे में हमें आदिल बिल्कुल डिटेल में बताएं कि टॉपिक क्या था। पिछली बार 2023 में टॉपिक चेंज कर दिए गए थे, तो क्या टॉपिक था, यस किस तरीके से सारा कुछ हुआ था, वो आप जीटी के बारे में बताएं। सर, 2023 से पहले जो 2022 तक था, तो टॉपिक से इजी आ रहे थे, वो वन पेज के आते थे और एक ही क्वेश्चन रहता था,
वो इजिली वो आप उसको वो कर सकते थे, सॉल्यूशन पे आ सकते थे। इस बार थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट हो गया था, 2-3 पेज के वो टॉपिक था, प्लस क्वेश्चन भी 3-4 क्वेश्चन रहते थे। हम लोग का सर वैसा ही था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दिया हुआ था, उसमें मल्टीपल डोमेन्स में वर्क कर रहा है, मल्टीपल बिजनेसेस है, मल्टीपल यूनिट्स है, मल्टीपल कंट्रीज में भी है, तो पूरा वो एक डायनेमिक टाइप का वो ग्रुप टास्क था। उसमें फिर 3 क्वेश्चंस थे। इससे पहला था ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे उसको इंक्रीज करना है, कैसे आउटपुट बढ़ाना, प्रोडक्शन, ये सब। सेकंड था सब कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करना, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर्स, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट यू कैन यूज। थर्ड सर व्हाट आर द इनोवेटिव टेक्निक्स दैट यू कैन अप्लाई एज एन इंजीनियर और एज अ ऑफिसर ओवर देयर। ये तीनों क्वेश्चंस, तो तीनों का सॉल्यूशन आपको वो 20 मिनट में आपको देना रहता है। ऐसा रहता है कि सर अच्छा 10 मिनट आपको रीडिंग के लिए देते हैं, 20 मिनट वो आपको डिस्कशन करना है, और लास्ट 5 मिनट कंक्लूजन। बट सर रियल जो ग्रुप टास्क होता है उसमें सर हमको लगता है वो आप थोड़ा कम ही टाइम लेके चलो, 7-8 मिनट ले लो सर, वो 15 मिनट आप डिस्कशन ले लो, 5 मिनट के जगह 2-3 मिनट है कंक्लूजन, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर ये हम लोग का जब ग्रुप टास्क था, तो फिर वहां से हम लोग प्रोसेस स्टार्ट किए। आपने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस सर मेरे एक फ्रेंड ने किया था, उसका भी सिलेक्शन हुआ फाइनल, सर दिव्यांश। तो उसने इंट्रोड्यूस किया सर, उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद किसी और ने बोला, उसके बाद सर मैंने अपना इनपुट देना स्टार्ट किया। सर हुआ क्या सर, इसी 5 मिनट हुआ डिस्कशन को, मुझे रियलाइज हो गया कि बहुत सारे लोग जो थे, ग्रुप टेस्ट डिफिकल्ट है, जो लोग प्रिपेयर नहीं किए होंगे। तो जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया था कि कैसे क्या करना है। तो मेरा प्लान ये था कंटेंट अपना रखना ही है, जो यूरोपीडिया से वो मिला है, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल जार्गन से जो सीखे, जैसे सिक्स सिग्मा है, जैसे सर्कुलर एफिशिएंसी, कैसे बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स, वो इस तरह से अपने को बोलना है टाइम टू टाइम, वो तो देना ही, प्लस साथ में एक ग्रुप को डायरेक्शन भी देना है स्ट्रीमलाइन करके। जैसे कोई 3 क्वेश्चन आपको 6-6 मिनट करके डिवाइड करके कंक्लूजन पे आना, नहीं तो आप पता चले एक ही क्वेश्चन को लेके आप 20 मिनट डिस्कस कर दिए। वो मैंने कर रहा था सर कि ग्रुप को डायरेक्शन दे रहा कि हो गया 6 मिनट, अब ये डिस्कस हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। थर्ड सर मैंने एक और चीज अच्छा किया था, जैसे कुछ बच्चे नहीं बोल रहे थे, वो पॉइंट ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने उन्हें लाइक आई आस्क्ड देम टू गिव देयर पॉइंट्स आल्सो, सो वो एक अच्छा मुझे लगा पॉजिटिव पॉइंट। प्लस सर एक बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए, जैसे आप अगर बोल रहे हो तो किसी और को देख के बोलिए, तो वो फिर वो बंदा जब बोलेगा, जब अपना पॉइंट देगा, तो वो आपको देख के बोलेगा, तो एक अच्छा लगता है, एक इंटरेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहता है। ये सब चीजें आपको सर कंटेंट के अलावा ये सब भी करना रहता है, जिससे आप फिर मैंने सर लास्ट में कंक्लूजन दिया था, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं, तो कंक्लूजन मैंने दिया। कंक्लूजन के सर इंपॉर्टेंट था कि मैंने पॉइंट भी सर नोट कर रहा था, जो अपना पॉइंट तो था ही, प्लस जो दूसरे बोल रहे थे उनका ही पॉइंट नोट कर रहा था, वो कोई नहीं करता है, सब अपना बस पॉइंट देने में लगे रहता है। तो वहां पर मैंने सीखा एज ले सकते हैं। मैंने कंक्लूड किया, फिर इस तरह से मुझे लगा ग्रुप टेस्ट में बहुत अच्छा हुआ है, चांसेस था मेरे सिलेक्शन का हो जाना चाहिए। फिर से रिजल्ट आता, सिलेक्शन हो गया। तो यस आपके ग्रुप में कितने लोगों का इवेंचुअली ग्रुप टास्क क्लियर हुआ था? सर, हमारे ग्रुप में सर 9 बच्चे थे, और 9 लोग सर वो थे जो कलकत्ता में से हुआ था, वहाँ हाईएस्ट मार्क्स था सबका। जैसे मेरा सबसे हाईएस्ट था, फिर बाकी लोग का 150 ऐसा था, और हुआ था सिलेक्शन सिर्फ 4 लोग का। अच्छा, 5 रिजेक्ट हो गए थे। यस सर, 5 लोग रिजल्ट हो गए। अच्छा, जीटी हिंदी इंग्लिश दोनों में किया जा सकता है? सर इसमें कुछ ऐसा नहीं डिपेंड करता सर, आप अगर अच्छे से पॉइंट देते हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में अगर आपको कंफर्टेबल उसमें दे सकते हैं, और वो ग्रुप पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अगर है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हम्म। हैं, क्योंकि बोर्ड आपने एक मेंबर्स बहुत भी। हाँ यस। हाँ, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया आदिल, वो ये था कि ओनली बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, यस। लिखना। जैसे कोई बात बोल रहा है तो आपने उसको नोट किया, खासकर अगर आप कंक्लूड करना यस। चाहें जैसा आपने किया। तो अगर यस। आप कंक्लूड करना चाहें तो आपको सबके पॉइंट्स जरूर नोट करने होते हैं, तभी आप कंक्लूजन कर पाते हैं। जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज बोलती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जहां तक मैंने सुना है कि जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं वही जीटी बैठे होते हैं, अंदर जाके यस। वही उन लोगों ने इंटरव्यू भी लेना होता है। तो जीटी में जो आप परफॉर्मेंस करोगे उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पे भी पड़ता है। यस, और एक आप की बड़े पॉइंट यही है सर। ये की पॉइंट यहाँ पे है कि जिसका ग्रुप टेस्ट अच्छा होता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन। हाँ, ये ग्रुप चीज टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप टास्क एचपीसीए में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यस। वो बिना मतलब आप जब तक अच्छे तरीके से उसको सारे पॉइंट्स नोट नहीं करेंगे तब तक वो चीज नहीं होता। अच्छा, अब ये जो 2 पेज का आपको टास्क मिलता है आदिल, ये 7-8 मिनट में सारे का सारा गो थ्रू कर ले, मतलब बच्चा इसको किस तरीके से पढ़े कि जिस्ट निकाल ले और टाइम वेस्ट ना करे? तो पहली बात तो सर मैं बोलूंगा, जैसे मैंने 15 से 20 ग्रुप टेस्ट ऑलरेडी यूरोपीडिया में दिए थे सर, हाँ जी। डिफरेंट मेंटर्स के साथ, डिफरेंट हर मतलब हर दिन हर टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था। उससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया था, कैसे हम्म उसमें वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था यूरोपीडिया पे। तो हम्म। इससे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। आप अगर जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप टास्क स्टार्ट किया था यूरोपीडिया पे, मेरे से कुछ बोला नहीं गया था,
उस टाइम, और ना मैं मतलब डायरेक्शन भी नहीं दे पा रहा था ग्रुप को, और कुछ नहीं पॉइंट बोल पा रहा था। बट जब मैं लास्ट में इंटरव्यू जब क्लोज पहुंचा था, बहुत अच्छे से ग्रुप टास्क पूरा था जो पीडीएफ पे भी, वो एक कॉन्फिडेंस आप कैरी ऑन करते हैं उस दिन भी। तो वही है सर, जब आप उस तरह ग्रुप टास्क आप देते हो तो आपको पता चल जाता है कौन सा पॉइंट इसमें निगलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट आपको हाईलाइट कर देना, सर्किल कर देना। वो एक पेंसिल देंगे, पेन देंगे आपको, आपको हाईलाइट कर देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है उस पूरे 2 पेज में, वो आपको हाईलाइट कर देना, प्लस फिर क्वेश्चन पे फॉलो करना है, जो आपको इस क्वेश्चन है उसका फिर सॉल्यूशन आपको लिख लेना है, तो उस तरह से आप करना है प्रैक्टिस। अच्छा, जब आप यस। फिर उसमें आदिल, जब आप गए अपना इंटरव्यू देने, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि इंटरव्यू किस तरीके से हुआ था, क्या उन्होंने पूछा था। और मैंने सुना है कि एचपीसीएल का जो इंटरव्यू होता है वो लार्जली एचआर रिलेटेड होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में यस। थोड़ा सा बताएं कि जब आप अंदर गए तो कितने लोग बैठे थे, उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन करने को बोला, फिर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जो जो आपको याद है, वो थोड़ा सा बताएं। यस सर, जैसे मैंने सर इंटर किया तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई ग्रेटेड एवरीवन, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेड, जैसे हम लोग मेरे जो पैनल मेंबर्स उसमें 3 मैम थी और फिर 4 सर थे, 7 लोग थे पूरे टोटल, इसमें 3 मैम थी और 4 सर थे। तो पहले मैंने मैम को गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, आई ग्रेटेड देम, देन आई प्रोसीडेड टू द चेयरमैन सर, गुड आफ्टरनून सर, देन आई, then they told me to sit, then I sit on my chair. After that chairman sir looked a little bit about my like detailed application form, then he told me to introduce myself. So then I proceeded to introduce myself. तो इंट्रोड्यूस जैसे ही मैंने किया तो सर उसमें कुछ मैंने अवार्ड्स एंड अपलोड्स मेंशन किए थे। तो सर एक जो मेंबर थे वो जोकिंगली बोले कि और कुछ अवार्ड है या और कुछ ऐसा रह गया तो वो भी बता दो। मैंने उसे सर बहुत लाइटली लिया, ऐसा सीरियस नहीं हुआ। तो मैंने बस, नहीं सर, आई हैव मेंशन द इंपॉर्टेंट वंस। उससे सर एक वो चेक करते हैं कॉन्फिडेंस है कि नहीं, या प्रेशर में बंदा आ जा रहा है जो मतलब जो इंग्लिश का इंटरव्यू हो रहा है। देन सर मोस्टली सर जो इंटरव्यू होता है सर वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको देते हैं आपके इंटरव्यू से पहले फिलअप करने के लिए, उसी से होता है 80% मतलब जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपने एक्सपीरियंस क्या है या आपने क्या काम किया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे मेरा था मेस सेक्रेटरी था मेस कॉलेज में। तो फिर पूछा सर, chairman sir पूछा what are the conflicts you faced as a mess secretary, what are the difficulties you faced, how you overcome that। so वो पूरा एक क्वेश्चन अप किए। प्लस सर मेरा रिटेन में अच्छा था तो उन्हें लगा सिविल इंजीनियरिंग इसका अच्छा है, तो उन्होंने पूछा कि यू आर इंटरेस्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग, यस सर, देन you will be a good civil engineer, then yes sir, then you will look to work only in the civil engineering department, so no sir, I will be open to work in any other department also, so yes I am interested in civil engineering। so वो एक चेक करते हैं कभी कभी बंदा बस सिविल इंजीनियरिंग में तो नहीं इंटरेस्टेड है, कोई और डिपार्टमेंट मुझे सेल्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इस तरह से वो चेक क्वेश्चंस भी करते हैं। प्लस फिर और लोगों ने भी मोस्टली सर एचआर बेस्ड था, और जो कुछ एचपी से रिलेटेड भी था, जैसे पेट्रोल पंप पे व्हाट डिड यू नोटिस, व्हाट आर द सिविल इंजीनियरिंग थिंग्स दैट यू नोटिस्ड एट द पेट्रोल पंप, एंड ऑल दिस क्वेश्चन सर वो हम सर बता सकते हैं आप। अच्छा, ये बताइए आदिल, उन्होंने आपसे एचआर में रिलेटेड टू एचपीसीएल क्वेश्चन भी पूछा? एचपीसीएल के प्रोडक्ट क्या हैं, ये क्या क्या है? So related to HPCL, उन्होंने पूछा सर what are the problems that you have faced at any petrol pump, not only just HPCL, at any petrol pump। उसमें सर मैंने क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम फेस किया नहीं था, तो मैं ऑनेस्ट था सर, ऐसा मैंने बोला ऐसा कि आई हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम एट एनी पेट्रोल पंप, बट आई नो दैट पीपल डू फेस प्रॉब्लम्स। मुझे पता था सर, चेयरमैन से फिर पूछेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वे फेस बाय दोस पीपल। तो सर मैंने फिर बोला कि लाइक द ऑटो वाला द टैक्सी ड्राइवर्स दे टोल्ड मी दैट दे चार्ज 5-10 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द सीएनजी एंड ऑल दोस पम्प्स। इस तरह से एक ऑनेस्ट वे में आपको आंसर करना है, रियल आंसर देना है। फिर एक मैम ने पूछा था लोगों में डिफरेंस क्या है, एचपीसीएल के, आईओसीएल के, बीपीसीएल के, इसमें डिफरेंस क्या है। फिर जैसे एक और पूछा था, फिर जैसे वो एक बताया सिविल इंजीनियरिंग चीज क्या आपने एचपीसीएल के पेट्रोल पंप में देखी है, व्हाट आर द सिविल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स एट एचपीसीएल पेट्रोल पंप। ये सब जो थे थोड़ा बहुत रिलेटेड, बाकी सब मोस्टली एचआर क्वेश्चंस थे, लाइक व्हाट आर द हैप्पीएस्ट डे, व्हाट वाज द व्हिच डे वाज योर प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड फिर लाइक डैप से जो आपका व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स यू हैव फेस्ड, एक्सपीरियंस बेसिस पे सर वही सब रिलेटेड था। मोस्टली तो जो एचआर का डिटेल सर टेक्निकल एप्लीकेशन वर्क फॉर्म था। है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आदिल, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म? सर मेरे अकॉर्डिंग सर वही सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब दैट इज वही द सब मोस्ट कुछ है। इम्पोर्टेंट थिंग। यस सर, मोस्टली, और वो आपको ऑनेस्ट वे में प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं क्योंकि मेरा मेरे सेक्रेटरी से एक्सपीरियंस था तो वो ऑनेस्टली मैंने आंसर कर दिया, अगर आपका नहीं है आपने भर दिया तो वो फिर आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चंस बहुत करते हैं। और आप कहाँ, अगर आपने कुछ भी अगर अननेसेसरी भरा या आपने कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश की उसमें, तो फिर वो इशू हो जाता है, फिर वो पकड़ लेते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं सर, इसीलिए। मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा कुछ मत लिखो जो आप एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। यस सर।
ओके। अच्छा, वो आपसे प्रोजेक्ट वगैरह का भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या दिल, बीटेक प्रोजेक्ट एंड ऑल? सर मेरे से प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा था, बट सर आई मेंशन लाइक 3 वर्ड्स दैट यू बेस्ट डिस्क्राइब यू। इसमें सर मैंने लिखा था इनोवेशन। तो पूछा था सर उन्होंने लाइक हाउ यू कैन से दैट यू आर इनोवेटिव। तो फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट एग्जांपल दिया था वहां से, बट ऐसे से डायरेक्टली नहीं पूछा, बट नेचुरली से बाकी लोग से पूछे हैं, कुछ लोग से पूछते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड भी, बट मेरे से नहीं पूछा। अच्छा, तो वहां पे मेंबर्स कितने होते हैं अंदर? सर 7 to 8 मेंबर्स थे, मेरे केस में सर 7 थे। तो सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं? सर एक दो लोग मुझे लगता है सर साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो बस बहुत बिहेवियर देखता है, कॉन्फिडेंस देखते हैं कितने आप, बॉडी लैंग्वेज कैसा आपका, आप नर्वस तो नहीं हो रहे, क्योंकि कभी कभी होता है जैसे एक बच्चे से पूछा था व्हाट आर द हाइट, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। आप उसको शायद फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी आप आंसर नहीं दे सकते। आप उसको लेके अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंट रहना, तो उसके लिए वो साइकेट्रिस्ट वगैरह वो रहते हैं देखने के लिए, हाउ इज द बॉडी लैंग्वेज, नर्वस तो नहीं हो रहा है, ये सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर तो आपको नहीं आएगा, यस। और वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जरूर जो आपको नहीं आता हो। वो ये यस सर। चेक करने के लिए कि ब्लफ तो नहीं मार रहे, नंबर वन। नंबर टू, जब आंसर नहीं आता तो कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर रहे। और यस सर। स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन का आंसर ना करने से नंबर कटते हैं। नंबर ना करने से नहीं कटते, नंबर कटते हैं जब तुम या तो झूठ बोल दो, ब्लफ मार दो, या तुम कॉन्फिडेंस लूज कर जाओ। तो वो कॉन्फिडेंटली जानबूझ के बोल ही देना कि पूछते हैं, हाँ, वो कॉन्फिडेंस कम ही करने के लिए पूछते हैं सर, हाँ, इस उसीलिए तरह को पूछते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन। यस सर। इसी तरीके इसमें से सर करते हैं। वैसा नहीं होना कि पॉजिटिव रहना, बस कॉन्फिडेंट रहना, अपना बेस्ट देना है। वो नहीं सोचना कि इसका आंसर नहीं, क्योंकि कोई भी बंदा हो, कितना ही कोई पढ़ ले सर, सारा आंसर तो कोई दे नहीं सकता। दे नहीं सकता, यस। और जरूरत भी नहीं है, यस। पास होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट यस भी सर। नहीं है। उसकी जरूरत नहीं सर, आपको वो बॉडी लैंग्वेज देख रहे, कॉन्फिडेंट है बंदा, पॉजिटिव है, वो चांसेस रहता है आपका फिर अच्छा। अच्छा, कितनी देर चलता होगा ये इंटरव्यू, कितनी देर चलता होगा? सर स्टार्टिंग वाले को थोड़ा देर चलता है, जैसे 20 to 25 मिनट्स, 30 मिनट्स भी जाता है। बट फिर सर जैसे मेरा हुआ था सर, आफ्टर लंच हुआ था, तो उसमें सर ऐसा हुआ था मेरा 20 मिनट चला था ऑलमोस्ट, उस टाइम उतना ही चल रहा था, सबका 15-20 मिनट चल रहा था। अच्छा आदिल, अभी कुछ मंथ ऑफ जून में, अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून मंथ में भी हम लोग कुछ बच्चों को एचपीसीएल के लिए मेंटरिंग कर रहे थे। ये कौन से बच्चे थे? सर ये कुछ शायद, एडिशनल एडिशनल कुछ निकाला था उन्होंने, लिस्ट निकाली थी बाद ये में? शायद सर मैकेनिकल में सर हुआ था, कट ऑफ सर डिक्रीज हो गया था थोड़ा, इससे कुछ अच्छा। और लोग क्वालिफाई हो गए थे, तो मैकेनिकल वाले सर अभी फिर उनका इंटरव्यू होना बाकी ओके। तो अभी जैसे एचपीसीएल में जैसे अभी बहुत बच्चों को इस बार नंबर ऑफ सीट्स हमने देखा कि इलेक्शन के बाद बढ़ गई हैं। तो है। यस। इसका क्या रीजन लगता है आपको कि जैसे 23 में कम था, लेकिन अभी इस बार मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो ऑलमोस्ट डबल सीट्स निकाली हैं। तो क्या ये यस ट्रेंड जारी रहेगा आगे, एचपीसीएल रिक्रूटमेंट चलता क्या, किस तरीके से देखते हैं आप इस सारी चीज? सर मुझे लगता है सर, इस पे कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते कि सीट्स बढ़ेंगी अगले साल फिर डिक्रीज होंगी, बट सीट्स तो चाहिए ही सर, वो वैकेंसीज तो हर साल निकलती हैं। आपको पॉजिटिव होकर बस प्रिपेयर करना, मैं कहूँगा सर। बाकी हम्म। सीट्स में इतना ध्यान नहीं देना, इवन जैसे सिविल में इस साल 10 सीट्स है, पिछले साल 18 सीट्स था, शायद अगले हाँ, साल 50 सीट्स भी आ जाए। तो हाँ, आप कह हाँ। नहीं सकते, आप अगर फिर प्रिपेयर नहीं करें तो कोई और जो बंदा प्रिपेयर लगा हुआ है, उसका हम्म, चांसेस हो जाएगा अच्छा सिलेक्शन का। हम्म, आपको बस सही प्रिपेयर बात है। करते रहना, सीट्स का हम्म। इतना सोचना नहीं चाहिए सर। नहीं, मैं नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि यार, अगर तुम स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस में रहोगे तो कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पिक यस एंड सर। चूज करने लगे कि साहब इसका दूं कि इसका ना दूं, तो वैसे तैयारी नहीं होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा दिल की, आईओसीएल में बहुत बच्चों को इंटरव्यू कॉल के लिए इंटरव्यू कॉल जाता है, बुलाते हैं। यस सर। एंड इवन नालको में बहुत बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, कम रैंक पे भी। अब स्टूडेंट ये एनालिसिस पड़ता है करने कि साहब मेरा रैंक कम है, मेरे को तो सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो मैं जाऊं तैयारी करूं कि ना करूं। अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्चुअल में इंटरव्यू देने की, तो आपको तो पूरा ट्राई करना चाहिए देखने के लिए कि तुम्हारा स्किल इंटरव्यू में कैसा है, कितने नंबर यस आ रहे हैं। वो तुम्हारे नंबर ज्यादा आ गए, फाइनली सिलेक्शन नहीं भी हुआ आईओसीएल में, लेकिन नंबर ज्यादा आ गए, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना अगली बार करने के लिए। सो वही है सर, अगर आपका गेट में कम है, जैसे इस साल मैं 600 रैंक हूँ, तो कॉल आ हाँ जी, जाएगा मुझे आईयूसीएल हाँ जी, से। शायद मेरा हाँ जी, सिलेक्शन ना हो, अगर ये हाँ, कोई भी यूपीएससी हो, सिलेक्शन हो हाँ या जी, ना हो, बट आपको एक्सपीरियंस रहता है, अगले साल शायद आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। रैंक आ जाए, अगले साल फिर हाँ। अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एसपीसीएल हम्म, मैंने दिया, हम्म, भले मेरा सिलेक्शन हो गया, शायद नहीं भी होता, तो अगले साल अगर हम्म, रिटर्न फिर से क्वालिफाई आपको पता में होता है। जाता हाँ। तो वो। यस सर। हम्म। एक्सपीरियंस सर आपको ये मैटर तो पता करता लग जाता है ना कि आप इंटरव्यू में है। यस। आपके मार्क्स कितने मंडर सकते थे, या ग्रुप टास्क निकाल भी पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। आईओसीएल यस। में भी ग्रुप टास्क होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है। तो शायद उसका हेल्प आपको एचपीसीएल में मिल यस जाए। सर। तो ये बहुत एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट हमेशा है काउंट स्टूडेंट्स के करता लिए। हाँ जी।
yes. ये एक इम्पोर्टेंट जैसे चीज है कि सर वो अभी तैयारी करते रहें। यस, तो अभी मेरा सर लास्ट में इसरो में भी सर मेरा वो रिटर्न निकला है सर, इंटरव्यू का अच्छा कॉल आया है। वो अच्छा, गुड, एक्सपीरियंस सर अभी जैसे इसरो ही दे सकते हैं, सिलेक्शन नहीं होना होना तो वो सर अलग बात है। अपना वो हाथ में नहीं है, बट अपना हम्म, एक्सपीरियंस अपना बेस्ट देना है, बस वो है। यस 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 यस। चलिए बहुत अच्छा, आदिल बहुत अच्छे तरीके से आपने सारा समराइज किया। अब यस लास्ट में कुछ मैसेज आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहें जो फाइट कर रहे हैं, जो स्टेट में है, जो जॉब लेने की स्टेट में है। अब आप, आपके हाथ में एक बहुत अच्छा महारत्ना कंपनी का अपॉर्चुनिटी है, और आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं। ऐसा बहुत सा यस बच्चा है जो तैयारी तो कर रहा है लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है अभी, लेकिन तैयारी कर रहा है, तैयारी करने का मन बना रहा है। आपका क्या मैसेज है उन सब स्टूडेंट्स के लिए? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा सर कि अभी कुछ दिन पहले हम मैं भी उसी साइड था, अपोजिट साइड था सर, जॉब नहीं लगी थी तो मेरे को प्रेशर था, टेंशन था। बट प्रेशर टेंशन रहना जरूरी है सर, वो आपको पुश करता है अपने पढ़ाई करने के लिए। हाँ जी पर हाँ जी। फोकस रहना, अपने पॉजिटिव रहना एंड कॉन्फिडेंट रहना, और हम्म सीट्स वगैरह ये सब नेगेटिविटी से दूर रहना। जो नेगेटिव हम्म बच्चे जो है नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव कहीं भी होता है, उससे दूर रहना। फोकस हम्म अपना कॉन्फिडेंट रखना, पॉजिटिव रहना। और जो अपना सब्जेक्ट है, मैं सिविल इंजीनियरिंग था तो उसमें सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग में मैं क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज, क्या वीक एरियाज है, कौन से एरियाज में मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, कौन से मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज उनको स्ट्रॉन्ग रखना है, और वीक एरिया से वर्क करते जाना है। सिविल हम्म इंजीनियरिंग अपना अच्छा करना है, सिविल इंजीनियरिंग अच्छा होगा। एग्जाम गेट है, इंजीनियरिंग सर्विस है, एचपीसीएल है, इसरो है, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, कुछ ना कुछ हम्म एग्जाम होना ही है। तो सर हम्म वही होता है फिर, बस कॉन्फिडेंट एंड हम्म पॉजिटिव और एक अच्छा एटीट्यूड अच्छा रखना, बस सही नेगेटिविटी बात से है, दूर रहना सही सर। बात यस है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, थोड़ा प्रेशर भी रखो अपने ऊपर, प्रेशर ही परफॉर्म यस करने में हेल्प करता है। यस बहुत ही समरी और आपने वो जो है ना कंसाइज वे में जो बताया है एंड यस में, वो आई बिलीव स्टूडेंट उसको जरूर फॉलो करेंगे, एंड आई एडवाइज देम टू लिसन टू दैट एंड फॉलो इट। अब with this, Adil, we come to an end of this wonderful session, and it was really very very good. I mean बहुत चीजें आपने बताई हैं जो बहुत हेल्पफुल रहेंगी स्टूडेंट्स को। सो अगेन वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप आगे करियर के लिए एचपीसीएल में, एंड मेनी मोर यस अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, एंड आई थैंक यू फॉर द टाइम विच यू स्पेड, Adil. यस, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर।